के कई लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड अपने घरों में वापस जाना चाहते हैं। वो बसों का इंतजार कर रहे हैं। इधर नेपाल के नागरिक खुद को उत्तराखंड का बताकर बसों में सवार होकर उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में पहुंच रहे हैं। तो इससे जो भारतीय नागरिक अपने घर पहुंच सकते थे, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। बनबसा टनकपुर खटीमा में ऐसे सैकड़ों नेपाली अन्य राज्यों से पहुंचे हैं जो खुद को उत्तराखंड का बताकर उत्तराखंड की बसों में सवार होकर यहां पहुंच गए। आप भी देखिए कैसे ये नेपाली नागरिक खुद को उत्तराखंडी, वो भी चंपावत जिले का बताकर बसों में सवार होकर बनबसा तक पहुंच गए। यकीन ना हो तो भीड़ की तस्वीरों को गौर से देखिए। ये भारतीय प्रवासियों की भीड़ नहीं, बल्कि 800 से ज्यादा वो नेपाली नागरिक हैं जो खुद को भारतीय बताकर बनबसा पहुंचे। बनबसा के लिए मना कर रहे थे, इसी चक्कर में हमने ये चंपावत जिला बता के इसलिए आए हैं जी। वहाँ बहुत परेशानी थी हमारे को, इस चक्कर में आए हैं। लोग आए, हम आए हैं जी सारे। ये भी है, ये जो बैठे हैं 50-55 आदमी हैं जी। हामीले इन्डियामा भएर पनि नेपाली हौँ भन्न सकेका छैनौँ, तर पनि नेपाली हौँ भनेपछि इन्डियाले नेपालतिर लाउन पठाउन लगेका छैन। अब मसला पड़ोसी देश, वो भी मित्र राष्ट्र का है, तो मजबूर पुलिस भी बनबसा पहुंचे इन 800 से ज्यादा जबरदस्ती के नेपाली मेहमानों की रहने खाने की व्यवस्था कर रही है। इन नेपालियों की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए हम इनको जगह जगह स्कूलों में टिका रहे हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था करा रहे हैं। असल में सबसे बड़ी गलती उन राज्यों की है जो बिना चेकिंग के नेपाली नागरिकों को उत्तराखंड भेज रहे हैं और उत्तराखंड के असल प्रवासी अब भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। जो सरकार द्वारा बसें लगाई गई है उसमें उत्तराखंड के लोग आने चाहिए, लेकिन इसमें उत्तराखंड के प्रवासियों के नाम से नेपाल के लोग जो आ रहे हैं ये गलत है। पहला तो दूसरे राज्यों ने नेपाली नागरिकों को सीधे उत्तराखंड भेज दिया बिना चेकिंग के, और ऊपर से नेपाल सरकार इन्हें लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में बनबसा, खटीमा और टनकपुर में ये प्रवासी नेपाली बड़े संकट की वजह भी बन सकते हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 चंपावत। और गर्मी शुरू हो गई है, तापमान बढ़ रहा है। उत्तराखंड के लिए ये महीने काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं, खासतौर पर जंगलों में। लेकिन इस विभाग में इस बार राहत है। जहां मौसम मेहरबान रहा, तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते जो इंसानों की हरकतों की वजह से जंगलों में आग लगती थी, फिलहाल वो घटनाएं भी रुकी हुई हैं। जैव विविधता से भरपूर उत्तराखंड के जंगलों पर फायर सीजन हर बार काल बनकर टूटता है, लेकिन इस साल अभी तक जंगलों में आग की नाम मात्र की ही घटनाएं हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब फायर सीजन में आग लगने की घटनाएं नाम मात्र ही सामने आई हो। इस साल अभी तक आग लगने की 31 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें मात्र 27 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही जंगल प्रभावित हुआ। वन विभाग के अधिकारी बीते एक हफ्ते में तापमान बढ़ने को लेकर अलर्ट मोड पर है। तैयारी चल रहा है, जगह जगह पे हम नियंत्रित फुकान हुए, रोड साइड क्लियरेंस हुए, बाउंड्री पिलर, बाउंड्री लाइन क्लियरेंस वगैरह जो है हम अभी भी कर रहा है, चल रहा है। पिछले साल में 20 तारीख तक जो है 1000 से ऊपर हेक्टेयर हो गया था और इस साल जो है 27 हेक्टेयर के आसपास लगे हैं। आइए एक नजर डालते हैं पिछले 5 सालों के फॉरेस्ट फायर की स्थिति पर। साल 2015 में आग लगने की 412 घटनाओं में 701 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल जले। साल 2016 में 2074 अग्नि दुर्घटनाओं में 4433 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए। साल 2017 में आग की 805 घटनाओं में 1244 हेक्टेयर जंगल जले। साल 2018 में 2150 अग्नि दुर्घटनाओं में 4480 हेक्टेयर क्षेत्रफल के जंगल खाक हो गए। साल 2019 में आग की 1641 घटनाओं में 2981 हेक्टेयर क्षेत्रफल चपेट में आया। बायोडाइवर्सिटी जो है वो फॉरेस्ट फायर्स जो है काफ़ी डिस्ट्रॉय कर देती है और बहुत अच्छा है इसमें कि जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि लॉकडाउन से भी जैव विविधता में बड़ा ज़बरदस्त जो है फ़र्क आया है। बहुत ही एक पॉजिटिविटी जो है अर्थ ने पूरी तरह से रिवाइव किया है। बहरहाल इसे लॉकडाउन का असर कहे या मौसम की मेहरबानी, पिछले 2 दशक से भी अधिक के समय में इस साल अभी तक सबसे कम आग लगने की घटनाएं सामने आई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों की गिनती के बाद चौथे चरण का काम चल रहा है। ऐसे में टाइगर रिजर्व में फिर से बाघों की संख्या के बढ़ने का, यानी कि गुड न्यूज आने का अनुमान है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि 2018 की बाघ गणना के कॉर्बेट के रिजल्ट अभी भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी नहीं किए, लेकिन अनुमान है कि ये संख्या 250 के करीब होगी। अब इसे वन्यजीव प्रेमी शुभ संकेत तो मान रहे हैं, लेकिन बढ़ते बाघों के चलते मानव वन्यजीव संघर्ष समेत कई चुनौतियां भी दिखाई दे रही हैं। गत वर्षों से जो हर साल गणना होती है बाघ की, उसमें कॉर्बेट में जो बाघों की संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। और चूंकि बाघ एक टेरिटोरियल एनिमल है, उसका एक लिमिटेड स्पेस चाहिए होता है। एवरेज टेरिटरी 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर होती है, परंतु अगर आज हम देखें तो कॉर्बेट में जो 1288 स्क्वायर किलोमीटर में है उसमें लगभग 250 बाघ हैं। फिलहाल कैमरा ट्रैप का काम पूरा हो गया है। कैमरे में कैद बाघ की तस्वीरों के विश्लेषण का काम किया जा रहा है और जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। अभी फेज़ 4 की गणना का कार्य पूरा हो चुका है, उसके डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है। तो नेक्स्ट मंथ तक हमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत मिनिमम नंबर, जो न्यूनतम संख्या है टाइगर्स की, उसकी संख्या का पता चल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में खास करके जब कॉरिडोर के थ्रू डिस्पर्स करते हैं तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने की संभावना काफ़ी रहती है, उसको भी मिनिमाइज करने का हम प्रयास करते हैं। कॉर्बेट में बढ़ता बाघों का कुनबाज सुकून देता है, लेकिन बढ़ते बाघों के घनत्व से आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ना भी तय है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और अब बात प्याज की करते हैं तो अक्सर ये अपने महंगे दाम को लेकर ही चर्चा में रहता है, लेकिन इन दिनों प्याज के थोक रेट 3 से 4 रुपए किलो तक गिर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ग्राहक नहीं मिल रहे। खेत में तैयार प्याज की फसल को बाजार के लिए तैयार करता ब्रह्मवती और संजय कुमार का परिवार इस खेती बाड़ी से ही पलता है। कुमाऊं के तराई भाबर के किसानों ने इसी उम्मीद के साथ फसल लगाई थी कि प्याज के बेहतर दाम मिलेंगे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन ने इनके सपनों पर पानी फेर दिया। प्याज में इतना दिक्कत आई, इतना घाटा पूरा गल गया बारिश की वजह से या किसकी वजह से गल गया बहुत। बारिश के गल तो बहुत रहा, इतने कट्टे इसमें बहुत ही कम निकले हैं, 50-60 कट्टे निकल पाए हैं। और रेट भी है 4-5 का रेट, 4 का 3 का रेट है, रेट भी नहीं है इसमें। माल भी है तो थोड़ा बहुत, उसका रेट भी नहीं है। असल में भाबर में अच्छी खासी मात्रा में होने वाली इस प्याज की लाइफ मुश्किल से 2 से 3 महीने होती है। होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में इसकी अच्छी खासी खपत भी होती है, लेकिन सब कुछ बंद होने से इसका असर प्याज के दामों पर पड़ रहा है और मंडी से जुड़े अधिकारी भी इस मामले में लाचार दिख रहे हैं। लॉकडाउन होने के कारण प्याज की खपत कम होने के कारण थोड़ा दिक्कत है। शुरू में गोला प्याज का प्याज महंगा बिका था, लेकिन अब थोड़ा सस्ता बिक रहा है। मेरे सभी व्यापारियों से निवेदन है और मैंने गोलापात के काश्तकारों से भी आग्रह किया था कि हल्द्वानी के आसपास के मंडियों तक भी वो अपने प्याज को भेजें। प्याज की खेती करने वाले किसानों पर मौसम और बीमारी की दोहरी मार भी पड़ी है, जिससे 4 से 5 हजार क्विंटल प्याज पैदा करने वाले तराई भाबर के किसानों की कमर टूट चुकी है। कभी अपने दाम में महंगाई के कारण लोगों के पसीने छुड़ाने वाला ये प्याज आज खुद परेशान है, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के कारण इसके कदरदान यानी इसके उपभोक्ता इसको नहीं मिल पा रहे। लिहाजा किसानों को न तो मार्केट मिल रहा है और न ही प्याज को उसका दाम। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18।